हेलो एवरीवन। तो ये पेपर है पीजीटी फिजिक्स का 2021 वाला, जिसमें 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखी हुई, जिसमें मतलब तीनों चीज़ कनेक्ट कर रखी है, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस दे रखा है, टोटल आर की वैल्यू 120 ओम। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है 250 रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस वी की वैल्यू दे रखी हुई। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ये इंडक्टर के अक्रॉस है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू कनेक्ट इन द सीरीज, एल की वैल्यू निकालनी हुई, इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। देखिए कैसे। 109 का क्वेश्चन अभी कुछ चीज़ इसने दे रखी है, पहले वो रख लो, लिख लो यहाँ पे। आर की वैल्यू दे रखी 120 ओम, ओमेगा की वैल्यू दे रखी 250 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस आर दे रखी है 60 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे रखी है 40 वोल्ट। तो इसने एक चीज़ दी है भाई, जो गिवन है, इसने ये सब बातें की, ये रेजोनेंस सर्किट के लिए बात की। इसका क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे इम्पीडेंस होगा और टोटल आर के इक्वल होगा। कैसे? इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर रूट। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सएल एक्सी दोनों बराबर होते हैं। ये जब दोनों बराबर पुट करेंगे तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा आर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया तो जेड की वैल्यू आएगी आर। तो जो चीज़ें गिवन होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, हर एक लाइन का मीनिंग होता है, पता नहीं कहाँ यूज हो जाए। तो यहाँ पे देखो, रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे जो टोटल इम्पीडेंस है वो सिर्फ आर के इक्वल है। क्लियर? अब देखो, हमसे पूछा क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, बस ये फॉर्मूला है। एक्सी का बता देती हूँ, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा_c। तो इसने पूछा है एक्सएल, ये फॉर्मूला होता है एल की वैल्यू बताओ, तो एल की क्या बनेगी यहाँ से, एक्सएल/ओमेगा। इंडक्टेंस पूछा है एक्सएल और ओमेगा, ओमेगा तो गिवन है, मेन किसका फंडा रह गया, सिर्फ यहाँ पे एक्सएल का। तो एक्सएल एक्चुअल में होता क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है ये। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आर इज इक्वल टू होता है V/I। तो एक्चुअल में यहाँ पुट करूँ इसकी वैल्यू आर की, तो वी एल के अक्रॉस है तो एल वाला डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, अब करंट भी नहीं है अपने पास, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आई इज इक्वल टू V/R, ये बड़ा। तो करंट निकाल लो पहले, बस इस फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो करंट V कितना दे रखा है अपने को, देखो करंट निकालो, V की वैल्यू दे रखी है 60 और रेजिस्टेंस दे रखा है 120। इसको काटोगे मिलेगा अपने पास 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट पुट कर दो, VL सब कुछ गिवन है। अब तो L की वैल्यू VL बताओ कितना गिवन है, VL 40। आई की वैल्यू कितनी निकली अपनी 0.5, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऊपर ये री मैंने लिख भी रखी 250। बस इसको कट करो तो ये आएगा 0.32 हेनरी। सिंपल सा फंडा भी। देखो फिर से बता देती हूँ यहाँ पे शॉर्टकट। इसने पूछा एल की वैल्यू बताओ, तो एल की एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, तो एल इज इक्वल टू एक्सएल/ओमेगा। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही होता है। एक्स एल के केस में रेजिस्टेंस, इंडक्टर के केस में होता है, एक्सी कैपेसिटर के केस में होता है, और आर रेजिस्टेंस ओनली के केस में होता है। तो ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिए। रेजिस्टेंस ओनली है तो आर यूज करते हैं, कैपेसिटर के केस में XC यूज करते हैं, इंडक्टर के केस में XL यूज करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I। तो V कौन सा यूज करेंगे, इंडक्टर के केस में तो इंडक्टर वाला यूज करेंगे, ये वैल्यू तो गिवन है अपने पास। अब करंट नहीं दे रखा, तो करंट की V/R से निकाल लेंगे, पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब थ्रो किया गया है। द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये कह रहा है जो उसका एरिया होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल होगा और वो उसके परपेंडिकुलर है, तो कैसा पाथ बनाता है, हमेशा ही सर्कल बनाता है। और इसकी डायरेक्शन में हो तो देखो पेज पे समझा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 1110 का। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल, दो केस बनते हैं। फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल ये वाला, कितना लगाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 है या 180 है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट में है, तो साइन 0 0 साइन 180 0, तो फोर्स लगता ही नहीं भी, पार्टिकल का जो पहले से मोशन है वही रहेगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 साइन 90 मैक्सिमम होता है, मतलब 1 वैल्यू होती है, तो फोर्स लगेगा यहाँ पे मैक्सिमम। और पार्टिकल का जो मोशन होगा वो होता है सर्कल, सर्कल में घुमाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वेलोसिटी जो होती है ना, उसको जो है चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा भाई, कब, जब पार्टिकल हो परपेंडिकुलर। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसने बताया भी जो पार्टिकल है परपेंडिकुलर है, मतलब वो सर्कल पाथ बनाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कई बार एमसीक्यू में भी, मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है तो कैसा पाथ बनाएगा, कैसा बनाता है, सर्कल। उसकी डायरेक्शन में तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और किसी वेलोसिटी पे हो, कोई किसी एंगल पे हो तो हेलिकल पाथ बनाता है। तो यहाँ पे इसने पूछा एरिया निकालो और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4 दे रखे हैं इसने ऑप्शन, उनमें से ढूंढेंगे। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। देखो फोर्स जब सर्कल में घुमाएगा वो उसको, तो यहाँ पे एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो कौन सा फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स। मान लो आर इसका रेडियस है, दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जरूरत पड़ेगी तो आर निकाल लो। सेंटीपिटल फोर्स होता है mv² बाई आर, और ये वाला फोर्स होता है क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, mv बाई क्यू बी। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट, आर का स्क्वायर कर दो, m² v² डिवाइडेड बाई q² b², ये हो गया। एरिया पूछा किसके प्रोपोर्शनल है, तो एरिया देखो किसके प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट उनको हटा दो, v² के प्रोपोर्शनल है। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो एरिया वेलोसिटी के फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड इसने दिया मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम होता है mv, v फिर से आ गया, नहीं है। थर्ड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, कांस्टेंट को हटा दो प्रोपोर्शनल टू v², तो बिल्कुल भी v²। और एंगुलर मोमेंटम होता है डी ऑप्शन L, जिसका फॉर्मूला होता है mvr, फिर से v आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी की। तो जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किससे मैच होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वाले से। आई होप क्लियर है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हो भी, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। कुछ भी अपना डाउट पूछना हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कंसिडर स्मॉल लाइट बल्ब 3 मीटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बायोकॉन्वेक्स लेंस, बायोकॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और लाइट आ रही है, तो 3 मीटर लेफ्ट में रख रखा उसको, विच मतलब है ये सोर्स, विच फॉर्म है द इमेज 2 मीटर है, जो कि राइट में बनी है लेंस के। लेंस जो है बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दे रखा है 1.4, टू सरफेस इक्वल रेडियस, ये कह रहा है भाई 2 रेडियस हैं। अब सीधी सी बात है, बायोकॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस 2 है, दोनों इक्वल हैं इसने बोला। द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, तो आर की वैल्यू निकालनी भी, दोनों बराबर है तो क्या हो गया, आर की वैल्यू बताओ कितनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये बड़ा 111 का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या गिवन है अपने पास, एक गिवन है बायोकॉन्वेक्स लेंस, कैसा होता है देखने में, ऐसे होता है भाई, ठीक है। इधर से चलेंगे, ये सरफेस आया, इसका रेडियस कहाँ बना, राइट साइड इसकी, तो ये R1 रेडियस। सेकंड सरफेस कौन सा, ये वाला, इसका सर्कल कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड, तो इसका इस सरफेस की रेडियस होती है R2। एक्चुअल में ये दोनों ही गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बट मैं रेडियस बता रही हूँ। जिसकी फर्स्ट सरफेस आया उसकी रेडियस R1, मतलब सर्कल राइट साइड बना तो रेडियस राइट साइड, और ये मिलेगी फिर पॉजिटिव। इस सेकंड सरफेस से उसका सर्कल बना पीछे की तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव, तो ये मिलेगी नेगेटिव। इसी तरह देख लो, इसका भी कंसेप्ट बता देती हूँ। कनकेव वाले का फर्स्ट सरफेस इधर से चले, ये वाला है, इसका सर्कल कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड, तो इसकी जो रेडियस R1 मानेंगे वो होगी नेगेटिव। सरफेस सेकंड ये वाला है, इसका सर्कल इधर बनता है, तो इसकी रेडियस R2 होगी, वो होगी पॉजिटिव। ये फॉर्मूले में यूज होंगे इसलिए बता रही हूँ। इसकी R1 राइट साइड है पॉजिटिव, इसकी R2 लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। फिर अपने मुद्दे पे आओ, इसने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड बताया 3 मीटर, तो U की वैल्यू है 3 मीटर और नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड है तो। फिर इसने बताया V 2 मीटर है, राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे।
तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसने 1 पॉइंट, कहाँ गया क्वेश्चन, 1.4, हाँ 1.4। तो इसने पूछा आर की वैल्यू, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला बताओ मुझे जिसमें न्यू भी हो आर भी हो, तो वो फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। और वैसे भी बायो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों बराबर गिवन, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकाल लो। तो इसकी तो वैल्यू निकालनी है, दोनों बराबर है तो आर रख देंगे, फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ये निकाल लो। तो फोकल लेंथ का लेंस दे रखा, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला होता है ये बड़ा, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो, u भी गिवन ही है, ठीक है। ये थिन लेंस के लिए फॉर्मूला होता है भाई। अच्छा 1/f निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी कितनी 2 माइनस में इसकी कितने -3, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो एलसीएम लो, 6 एलसीएम, ऊपर 3 गया इधर 2 गया, तो ये आ गया 5/6। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 6/5, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.2 मीटर। बस पुट कर दो इसमें, इसकी जगह 1/1.2 इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4 माइनस में 1। अब देखो 1/r तो रख दी, क्योंकि इसने R1 R2 R के इक्वल बताई भी, दोनों बराबर है, बीच में माइनस है। R2 अब पॉजिटिव नेगेटिव का साइन मेन है, जो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। R1 पॉजिटिव पॉजिटिव रख दी, R2 नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे ऐसे, इसलिए मैं पहले साइन बता रही थी। साइन का तो रोल है ही इनमें क्वेश्चंस में, और बचा भी क्या रोल, फिर माइनस करो 0.4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एलसीएम आर आएगा तो ये बन जाएगा 2/r। हमें r निकालना है, तो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो ये बनेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.8, और ये नीचे डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बनेगा 96, 2 के बाद डेसिमल 1 2 यहाँ लग जाएगा मीटर। तो आर की वैल्यू होगी 0.96 मीटर। क्लियर है, एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं अभी। देख लो एक एक लाइन का बता रही हूँ मैं, ये बड़ा पूछा है, क्या पता अगली बार ये आ जाए क्वेश्चन। तो रेडियस कैसे प्लस माइनस कैसे यूज करते हैं, रेडियस का क्या रोल है, कौन सी R1 मानेंगे कौन सी R2 मानेंगे, वो सब मैंने बता दिया। ये थिन लेंस के लिए होता है फॉर्मूला, यहाँ से फोकल लेंथ मेरी लेंस मेकर फॉर्मूला है, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और R का रोल होता है, तो यही फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया हमने बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112। क्वेश्चन तो इतने मुश्किल नहीं होते भी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन को मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरा मकसद सिर्फ सॉल्यूशन करवाना है, समझा के सॉल्यूशन करवाना, मतलब आंसर तक नहीं पहुंचना हमें। आंसर तो बोर्ड प्रोवाइड कर ही देता है भी आंसर की, हम एक एक क्वेश्चन को एक एक बारीकी से समझते हुए और फिर उसका सॉल्यूशन करवा रही हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मतलब एक कंसेप्ट सा क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मतलब PYQ लगाने का काफ़ी बेनिफिट होता है भी, अगर आप ध्यान से लगा रहे हैं तो, खुद प्रैक्टिस खुद निकाल के देख रहे हैं तो, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल मूव इन द हेलिकल पाथ, वो फिर से वही कंसेप्ट आया, भी देख लो। अंडर द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में तो हेलिकल पाथ मैंने कब बताया था, जब किसी एंगल पे हो पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी सच एज कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये एक कंडीशन दे दी भी, जो वेलोसिटी उसका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है जो कंपोनेंट, वो ट्वाइस है परपेंडिकुलर के, एक होता है V परपेंडिकुलर, एक होता है V पैरेलल, दोनों में रिलेशन दे रखा है। इसने बोला कि P/RP होता है पिच R रेडियस, पिच P और रेडियस R, इनका रेशियो निकालो, बस इतनी सी बात बोली। तो देखो कैसे 112 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने बताया था भाई, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किसी थीटा पे मैं वेलोसिटी कंपोनेंट ले रही हूँ, ठीक है, किसी थी। अब इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा V cos ऑफ थीटा, जो कि V पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लें तो इधर जाएगा V मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या फिर V साइन थीटा, ठीक है। थीटा की साइड कोस होता है, उधर साइन होता है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट रिपीट किया था, ये जब वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल को कैसा मूव करवाता है, क्या बनाता है, सर्कल पाथ, और जब उसके अलोंग हो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन, या फिर उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट तो पार्टिकल को लेके जा रहा है आगे, और परपेंडिकुलर वाला उसको घुमा रहा है, फिर ये आगे लेके जा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको घुमा रहा है, फिर ये लेके जा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको घुमा रहा है। एक उसको रिस्पॉन्सिबल आगे मूव करवाने में, दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको घुमाने में, सर्कल बनाने में। तो एक कैसा पाथ बना, हेलिक्स, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि जो पिच है
उसका आर के साथ रेशियो निकालो। तो पिच क्या होती है, पिच होती है दो जो स्प्रिंग बने ना, दो सर्कल, उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला। तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल। तो इसका सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, पिच का फॉर्मूला लिख दो। पिच का फॉर्मूला होता है जैसे वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल और इनटू में टाइम, क्योंकि पिच एक्चुअल में एक लेंथ है और लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरा आर मतलब रेडियस, रेडियस किसकी, सर्कल की। तो रेडियस तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने निकाली थी, फिर से निकाल लो। क्या थी, उनको जो बराबर रख दो, सेंटीपिटल फोर्स का कैपिटल आर ही ले लो और अपना मैग्नेटिक फोर्स, इससे कट गया। तो आर की वैल्यू कितनी निकली अपने पास, mv/, टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लो। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस 2πr है कंप्लीट, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो 2π बाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आर की वैल्यू रख दो mv/qb। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2πm/qb, एक नंबर इक्वेशन। टाइम पीरियड निकल गया, रेडियस निकल गई, और तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पिच का फॉर्मूला है, रेडियस निकाली दी, बस पुट कर दो। तो देखो पिच डिवाइडेड बाई आर, तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, वी पैरेलल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो वी पैरेलल इनटू में टाइम पीरियड कितना निकाले अपने ने, 2πm/qb डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी निकाली, ये रही mv/qb। सिंपल है, इनको कट करते आंसर आ जाएगा, काट दो, m से m कट गया, qb से qb कट गया, तो ये देखो कितना बचा, 2π, इधर v पैरेलल कंपोनेंट है, नीचे v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा था, अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, एक रिलेशन दे रखा है, वो क्या था, v पैरेलल है वो ट्वाइस है v परपेंडिकुलर की, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, v पैरेलल बाई v परपेंडिकुलर, ये नीचे आएगा तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये रख दो 2π इंटू में इनकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये आंसर हो गया 4π। बस सिंपल क्या किया, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके मैं बता रही थी MCQ भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल है, तो जिस स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसी में चलेगा, ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। परपेंडिकुलर है तो ये इसको सर्कल में घुमाएगा, पार्टिकल को सर्कल बनाएगा। अब दो कंपोनेंट है यहाँ, क्योंकि थीटा एंगल पे है, एक उसको सीधा चला रहा है, दूसरा उसको घुमा रहा है, एक सीधा चला रहा है, दूसरा घुमा रहा है, एक सीधा चला रहा है, दूसरा घुमा रहा है, तो हेलिकल पाथ बना दिया। हमसे पूछा है पिच बाय रेडियस, रेडियस होती है सर्कल की रेडियस, जो सर्कल है स्प्रिंग के, और पिच होती है दो स्प्रिंग, दो सर्कल बने उनके बीच का डिस्टेंस। तो पिच मतलब एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इनटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी लें, कौन सी है भाई, इधर पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल ले लें। ठीक है, दूसरा देखो रेडियस, रेडियस कहाँ से आती है, सेंटीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि चीज़ सर्कल में घूमती है, सर्कल में कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस ये फोर्स और कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो वहाँ सेंटीपिटल फोर्स अपने आप इंट्रोड्यूस हो ही जाता है। दोनों को बराबर रख दो, रेडियस निकालो, यहाँ रेडियस पुट कर दो, और टाइम पीरियड निकाल के टाइम पीरियड जस्ट हमने पुटिंग की, और इसका आंसर आ गया 4π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इसका आंसर ये 4π। तो बुलियन एक्सप्रेशन दे रखी है ये वाले काफ़ी 12th का ही क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी आते हैं, जैसे इसके 2-3 वो हैं फॉर्मूले, तो एक बार देख लें, पेज में ले लेती हूँ। 113 क्या दे रखी, मैं उसको लिख लेती हूँ, ए बी का बार, ए बार प्लस में बी और बी प्लस में बी बार, ये बड़े गिवन है। तो इसका आंसर पूछ रखा है क्या आएगा, देखो बी प्लस बी बार, इनकी वैल्यू 0 या 1 ही होती है, तो बी प्लस बी बार हमेशा ध्यान रखना 1 के इक्वल होता है। कैसे, बी की वैल्यू 1 लूँ तो बार हो जाएगा 0, दोनों को जोड़ोगे 1 आएगी, बी की वैल्यू 0 लूँ उसका बार 1 आएगा, फिर तो भी 1 आएगी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसको तो यहाँ से उड़ाई दो, बचा कौन, ए बी बार इंटू में ए बार बी। अच्छा, एक और होता है अपने पास थ्योरम, कंप्लीट पे बार हो अलग करेंगे तो साइन जो है डॉट से किस में चला जाता है, प्लस में। दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है ऐसे कंप्लीट का बार हो तो ए बार और बी बार, प्लस हो तो डॉट में चले जाएगा, अलग करें तो डॉट है तो प्लस में चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो यहाँ। इसको कैसे करेंगे, ए बार प्लस में बी बार और ए बार प्लस में बी, खोलो इसको, इसके साथ प्रोडक्ट करो, ए बार प्लस में ए बार बी प्लस में बी बार ए बार प्लस में बी बार बी।
अब देखो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, सेम हो तो रिजल्ट सेम ही आता है भाई। ये अगर ए बार की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, मतलब ए बार ही रहेगा। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, मतलब ये हमेशा ए बार के इक्वल रहेगा। अच्छा अपोजिट साइन हो तो हमेशा क्या मिलता है हमें, 0, क्योंकि एक चीज़ 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। अगर ये 1 है तो ये 0 आ जाएगी, ये 0 तो ये 1 आ जाएगा, मतलब एक 0 मिलेगी। तो ये 0 रिजल्ट देता है। अब कौन बचा, देखो ये ए बार के इक्वल हो गया, आगे ए बार बी है, आगे बी बार ए है। यहाँ से दिख रहा है कि ए बार कॉमन है तो 1 बच गया, यहाँ बी बच गया और यहाँ बी बार। अब 1 में कोई चीज़ जोड़ो 1 से तो ऊपर रिजल्ट आता ही नहीं, 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना बचा है अपने पास, ए बार। देखो ये बार ए बार। और आज का लास्ट क्वेश्चन अभी ये ससेप्टिबिलिटी पूछी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो तुम पता होगा ये बड़ा रूल मैं सारे बताऊंगी भी लिखवा के। वो नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 140। जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या बताती है भी, मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड का कितना विरोध करता है, मतलब कितना अपोज करता है या फिर कितना एक्सेप्ट करता है, ये बताती है ससेप्टिबिलिटी। जो अपना मटेरियल है, मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को, मटेरियल है मैग्नेटिक फील्ड को कितना अपोज करता है या एक्सेप्ट करता है, ये कौन बताता है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं या धक्का देते हैं भी, धक्का देते हैं। तो इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। एग्जांपल डायमैग्नेटिक जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव, क्योंकि मैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी। अच्छा टेम्परेचर पे पूछा इसने, तो इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं होता। अब टेम्परेचर का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं होता, तो टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं इनके पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, क्या पता अगली बार पारा का आ जाए, फेरो का आ जाए। एक तो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होते हैं पारा और एक होते हैं फेरो। अच्छा कि कौन जो होता है उनके पास परमानेंट मोमेंट होता है, तो डाय है परमानेंट मोमेंट नहीं होता, पारा है होता है, और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट रखते हैं भी अपना। अच्छा टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट किसका होता है, तो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट देखो भाई इसका नहीं होता, क्योंकि इनके पास तो परमानेंट मैग्नेट होता ही नहीं, ये ऐसे वो करते हैं, लाई करते हैं। और इसका भी फर्क पड़ता है, बट कहाँ तक, एक क्यूरी टेम्परेचर तक फेरो वालों का। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना भी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ससेप्टिबिलिटी, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। एक कंसेप्ट आता है भी परमिएबिलिटी का, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ पास थ्रू इट, कि मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास के लिए अलाउ करती हैं, वो कौन बताता है, परमिएबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच में एक रिलेशन होता है ये वाला, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था एक बार, एक की वैल्यू दे रखी थी, दूसरे की पूछी थी। तो परमिएबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये बताती है कि कितना उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास हो सकती हैं या कर सकती हैं, ये एबिलिटी को बताता है भी उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। अच्छा मैं ये बोलूँ, एक साइड तो मैं मटेरियल्स के नाम लिख लूँ, जैसे कि डाया हो गया, पैरा हो गया, या फिर फेरो हो गया। परमिएबिलिटी की बात करूँ तो डाया के लिए परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है, इनकी ग्रेटर देन 1 होती है, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है 1 से। तो ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं भी, थोड़ा सा इनको भी नोट कर लो। परमिएबिलिटी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है, और एक होता है ससेप्टिबिलिटी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करता है, विरोध करता है या एक्सेप्ट करता है, कितना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। और
वीडियो को लाइक करें। और मैं सोच रही हूँ भी साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करके कंसेप्ट के साथ, और कुछ उन पे क्वेश्चन लगाए जाएं। फिर भी क्या राय है आपकी बताएं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, उसके हिसाब से आगे चल पड़ेंगे। थैंक यू।